So, good afternoon, everyone. Finally, we got to record the lecture as well. So, मैं आपको समझा रहा था कि हमने कल पोटेंशियल और लाइन नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल कहते हैं, इस बात को कोरिलेट किया और अल्टीमेटली ये फाइंड आउट किया कि एक लाइन जिसके ऊपर दो अनलाइक चार्जेस पड़े हुए हैं, वहां आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे जहां पोटेंशियल जीरो हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल due to a line of charge, infinite line of charge. अब ये कंपटीशन पॉइंट से आ गए. अभी तक जो पॉइंट करवाए थे वो सारे सीबीएसई बेस्ड थे. पहले पॉइंट चार्ज करवा दिया, अब लाइन ऑफ चार्ज करवा रहा हूं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज. तो देखिए, बेसिकली सपोज एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और यहां से बेसिकली इसमें ना पोटेंशियल की बजाय मैं डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस पे जाना चाहूंगा. रीजन आपको समझाऊंगा बाद में. मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं. तो अब देखिए, पोटेंशियल के लिए क्या किया था आपने? माइनस ऑफ ई डॉट डी आर. कहां से कहां? इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी तक किया था. तो इंफिनिटी और पॉइंट पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो था ये, क्योंकि आपने इंफिनिटी के ऊपर पोटेंशियल को जीरो माना है. एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. देखिए, व्हेनेवर यू वांट टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, आप एक रेफरेंस चूज करते हैं. वो होता है जीरो पोटेंशियल का रेफरेंस. यहाँ पे इंफिनिटी हमारे लिए बहुत ही इजी चॉइस बन जाती है. व्हाई? बिकॉज एक चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि उसका इफेक्ट ही होगा वहां पर. सो ये बेसिकली पी पॉइंट और इंफिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था. तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हम डेल्टा वी निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, जैसे यहाँ देखना, सपोज मैं वीबी माइनस वीए निकालना चाहता हूँ. वीबी माइनस वीए, तो उसे कैसे लिखा जाएगा? माइनस ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी. ध्यान दें, ए टू बी. अब ए तक के डिस्टेंस को मैं आर ए लिख देता हूं और बी तक के डिस्टेंस को मैं आर बी लिख देता हूं. सो पोटेंशियल वाज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड इंफिनिटी. अब निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए. तो याद रखें, जिन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं उसमें फाइनल अगर बी है तो जो लेके जाते हैं वो ए से बी लेके जाते हैं. माइनस ऑफ ई डॉट डी आर की जब लिमिट पुट करेंगे तो वो ए से बी पुट करेंगे, तब बनेगा बीबी माइनस बी. दैट्स इट. तो क्लियर है? अब मेरे साथ करना शुरू करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है तो बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं. तो हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस आर चूज कर लेंगे. आर जब है वहां पे डी आर मूवमेंट के लिए सॉल्व करेंगे. तो लिख दें VB minus VA is equal to माइनस ऑफ इंटीग्रल A के प्लेस पे RA, B के प्लेस पे RB. अब खुद देखो, E डॉट डी आर अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में ही है, तो E और DR दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए. DR ऐसा नहीं है कि A से B डिफाइन करना है. DR इज ऑलवेज अवे, हमेशा बाहर की तरफ होता है. सो E डॉट डी आर मेक्स इट. किसी को याद है इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एनीवन? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. शाबाश यार. इट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसे 2 के लैम्डा बाय आर भी कहते हैं. सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस लाइन और साथ में आ गया dr. देखिए आगे नेगेटिव साइन एज इट इज, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज. कोई बताए 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ln r फ्रॉम आर ए टू आर बी. देखिए देखिए, शाबाश. नेगेटिव ऑफ लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r. 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन ln r होता है. 1 अपॉन r स्क्वायर का माइनस 1 बाय r होता है. याद रखें, आर ए टू आर बी.
सो द फाइनल स्टेप मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे देखें, माइनस लैम्डा, माइनस है हटा दूं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए जरा ln, अब नेगेटिव साइन होता तो पहले लोअर लिमिट डाल देते हैं, ln RA माइनस ln RB, ठीक है ना, ln RA minus ln RB. Now I hope you remember log A minus log B is log of A by B. That becomes equal to lambda upon 2 pi epsilon naught ln RA by RB. ये आंसर आ जाएगा, देख ले प्लीज ध्यान से। अगर मुझे A से B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी VP माइनस VA निकालना है, तो इनिशियल से फाइनल इंटीग्रेट करते हैं, इनिशियल से फाइनल इंटीग्रेट करते हैं, क्या, नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। सो नेगेटिव ऑफ E कितनी है, लाइन ऑफ चार्ज की, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो E और dr सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए cos 0 यानी ये ऐसे आ गया। 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन ln r होता है, आप देख सकते हैं ln r में क्या करोगे, RA से RB जाना है, तो ln RA माइनस ln RB, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन था जिसे मैंने हटा दिया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln RA by RB। दिस इज द फॉर्मूला जो एटलीस्ट जो बच्चे जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि लाइन ऑफ चार्ज के लिए, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज आप पूरा सॉल्व कर रहे हो, लाइन ऑफ चार्ज के लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो लिखते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln RA by RB। और याद रखिए इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बेस्ड ही आएगा। प्रॉब्लम क्या आती है पोटेंशियल निकालने में, समझा देता हूं। जब आप एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो आप इंफिनिटी से उस पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक करेंगे, समझ रहे हैं, तो ln इंफिनिटी क्या डिफाइन करो, दैट बिकम्स द प्रॉब्लम। इसीलिए इसका क्वेश्चन पहले ही ये सोच के बनाया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बेस्ड बनाया जाए। आई होप आप सभी को समझ में आया, अगर किसी को डाउट रह गया तो वो हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, लिखिए शाबाश। टू फाइंड electrostatic potential due to a ring having uniform charge distribution, electric potential due to a ring having uniform charge distribution, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब 2 पॉइंट्स पे करेंगे, लिखिए पहले फर्स्ट पॉइंट एट सेंटर, उसके लिए बता देता हूं, इसके सेंटर पे फाइंड करना है, एंड सेकंड ऑन द एक्सिस, इसके एक्सिस के, तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं। सेंटर O है, इसके ऊपर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस R है। सो 2 पॉइंट्स हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक रिंग के सेंटर में पोटेंशियल फाइंड करना है और उसकी एक्सिस में पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले चलते हैं सेंटर की तरफ, देखिए जरा, आपको ये सॉल्व करते हुए पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो देखें, अगर मैं इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोलता तो आप कहते हैं 0, क्यों, इधर वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर जाती, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर जाती। बट अभी क्या है, हम पोटेंशियल देखते हैं, तो सोचो जितना ये एलिमेंट पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा उतना ही ये एलिमेंट, हर एलिमेंट जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा वो ऐड होने वाला है। तो समझिए, ये बोलने में और ये बोलने में कि यहां से r डिस्टेंस पे ही सारा चार्ज क्यों पड़ा हुआ है, कोई भी फर्क नहीं है। देखिए, रिंग के अंदर भी सारा चार्ज सेंटर से टोटल चार्ज r डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, q चार्ज इज एट डिस्टेंस r। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो या ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए, बताएं, बोल के बताएं, सेंटर पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल, E इज इक्वल टू, देखो ना, अगर q चार्ज से आप r डिस्टेंस के ऊपर हो तो पोटेंशियल क्या होता है, k/r, ये फॉर्मूला आपने कल याद किया है। तो आई वांट एन एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड, समझे और बोलते जाए साथ साथ। एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है k/r, इसमें भी वही बन रहा है, जैसे कि सारा चार्ज सेंटर से r डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, इसीलिए वहां पोटेंशियल आ गया k/r।
होप इट्स नाउ क्लियर। बच्चों अगर ये समझ में आया तो मैं ये चाहता हूं कि आप खुद से सॉल्व करके बताएं। इसकी रेडियस r है और ये डिस्टेंस मैं x लिख देता हूं या स्मॉल r कर देता हूं, स्मॉल r। इस पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल फाइंड करके बताना है। इसके ऊपर चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर कोई बताना चाहे तो इसका आंसर बता सकता है। V is equal to AQ under root of capital R square plus R square। शाबाश, बहुत बढ़िया क्रिश। सभी ध्यान दें, इसमें भी यही चेक करना था कि सारा चार्ज कितने डिस्टेंस में पड़ा हुआ है। सारा चार्ज r डिस्टेंस में पड़ा हुआ है तो kq/r बन गया। और इसके लिए देखो, इसके लिए सारा चार्ज यहां से कितने डिस्टेंस में पड़ा हुआ है देखते हैं। ऐसे चेक करना है बच्चों, ऐसे। तो ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज कैपिटल R, दिस इज स्मॉल r। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो बस whole of the charge lies at this distance, so the potential is kq by under root of r square plus r square। that is all। हो गया? आया समझ में? तो लिख ले प्लीज अपनी नोटबुक में, सेंटर में पोटेंशियल kq by r, एक्सिस पे r डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पोटेंशियल kq by under root r square plus r square। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पोटेंशियल ड्यू टू ए शेल होता है अंदर से खाली, ए शेल हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो शेल के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ सरफेस पे होगा। शेल का चार्ज सरफेस पे होगा। तो देखिए सर, दिस इज अ शेल। अब ध्यान दें, ये दिखने में आपको रिंग लग सकता है, लेकिन इमेजिन करें दिस इज अ फुटबॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सेंटर हो, रेडियस r। ठीक है, अब आपको यहां से एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफाइन करना है। अगर इसका टोटल चार्ज q है, वो पॉइंट कहां हो सकता है? नंबर 1, r इज ग्रेटर देन r, नंबर 2, r इज इक्वल टू r, एंड नंबर 3, r लेस देन r। लिखिए शाबाश। हमने लिखा पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे है, रेडियस कैपिटल R है। अब जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है? r ग्रेटर देन r, इक्वल टू r, लेस देन r। तो आप सबको एक बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जब गॉस थ्योरम की हेल्प से फाइंड की थी वहां पे सीखा था आपने। फॉर आउटसाइड पॉइंट्स इट बिहेव्स एज इफ होल ऑफ द चार्ज लाइज एट द सेंटर। जब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सारा चार्ज ऐसा लगता है कहां पड़ा हुआ है? सेंटर पे पड़ा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये r डिस्टेंस जो बनेगा, समझ सकते हैं, r डिस्टेंस, वहां पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? kq by r आ जाएगा। लिखिए प्लीज। फर्स्ट पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स it behaves as if whole of the charge lies at center, as if whole of the charge lies at center। तो ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट के लिए b क्या बन जाएगा? kq by r, आउटसाइड पॉइंट। फिर सेकंड, ऑब्वियसली अगर सरफेस पे जाओगे तो ये जो स्मॉल r है किसके इक्वल बन जाएगा? कैपिटल R के इक्वल। सो सेकंड पॉइंट सरफेस के लिए b becomes kq by कैपिटल R, ये लिख सकते हैं सरफेस। ठीक है, अब अंदर की बात करनी है। थर्ड पॉइंट, r लेस देन कैपिटल R, b is equal to क्या आएगा? एनी आइडियाज, एनी गेसेस कि अंदर पोटेंशियल के लिए क्या करूं?
सारा चार्ज कहाँ पड़ा हुआ है? सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। बाहर का पोटेंशियल देख लिया Q/R, सरफेस का देख लिया Q/R, तो अंदर कितना पोटेंशियल होगा? इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? बोल के बताएं। 0. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? 0. 0, बिल्कुल सही। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वही होती है जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी हर जगह पोटेंशियल सेम है। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, E is equal to 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी हर जगह पोटेंशियल सेम है। कितना? जितना सरफेस के ऊपर। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लें, फिर एक्सप्लेनेशन लिखो। एक्सप्रेशन आ गया Q/R, सेम एवरीवेयर इनसाइड। अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, उतना ही जितना कि सरफेस पे होगा। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दो तरीके से लिखूंगा, लिखिए जरा एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, as E is equal to 0, so potential difference is equal to 0। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो गया। दैट इज पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप सबको समझ में आया। अब दूसरा देखना कॉन्सेप्चुअल वाला। भाई पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। नाउ सी, भाई वर्क वही तो करना पड़ेगा चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बाहर तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में तो वर्क हो गया, ठीक है। अब अंदर जाओ तो कोई एक्स्ट्रा तो करना ही नहीं पड़ता। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वर्क तो वही करना पड़ेगा ना। तो इंफिनिटी से यहां तक लाते हो तो वर्क करना पड़ा, उसके बाद अंदर जाते हुए कोई वर्क नहीं करना पड़ा, यानी कि अंदर की लिए वैल्यू उतनी ही हो गई जितनी सरफेस के लिए, ठीक है। लिख दें सेकंड लिखे, नो एक्स्ट्रा वर्क पर यूनिट चार्ज is done, no extra work per unit charge is done as E is equal to 0 inside। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो अंदर चार्ज को मूव करने में कोई भी वर्क एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, तो अंदर पोटेंशियल राइज ही नहीं करना, उतना ही बना रहता है जितना सरफेस। तो अगर किसी को ये बात समझ ना आए तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आई हैव ट्राइड टू मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ टू कांसेप्ट्स। नंबर 1, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स इट बिहेव एज इफ होल ऑफ द चार्ज लाइज एट द सेंटर, तो एक्सप्रेशन हो गया Q/R। सरफेस के लिए Q/R। अब अंदर के जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस के ऊपर है, वो हो गया Q/R, सेम एवरीवेयर इनसाइड। नाउ माय डियर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, सो पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कोई एक्स्ट्रा वर्क पर यूनिट चार्ज नहीं करना पड़ रहा, यानी पोटेंशियल में कोई इंक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है। क्लियर? इसका ग्राफ और बना रहे साथ साथ यही बना रहे हैं। V वर्सेस R, देखिए सेंटर से सरफेस तक तो पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट, समझ सकते हैं ना? कितना? K/R, ये पोटेंशियल कांस्टेंट है। और इसके बाद 1/r के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर रहा है, ऐसे चला। तो पोटेंशियल में ध्यान रखना है, जो शेल होता है या कंडक्टर होता है उसके अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम था, फिर स्ट्रेट आ गया, फिर डिक्रीज करता है, वैसे करता है, ठीक है। So dear, this was due to a conductor or a shell। अब करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a sphere having uniform volume charge distribution. Electric potential due to a sphere having uniform volume charge distribution. काफी अलग रहता है। तो इसमें क्या है, सरफेस से लेके सरफेस तक। कल भी मैं आपको बता रहा था, जब ऐसे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है तो आपको क्या चीज कैचअप करनी होती है। जैसे एक के ऊपर एक शेल की लेयर्स बनती जाएंगी, जैसे प्याज में बनती है ना, एक के ऊपर एक क्या बनती जाएगी, शेल की लेयर बनती जाएगी। तो ऐसे ही बनेगा। अब मुझे पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है, मुझे आउटसाइड पॉइंट पे फाइंड करना है, सरफेस भी करना है और इनसाइड भी करना है। तो देखिए क्यू चार्ज रेडियस r, अगर मैं आउटसाइड पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं तो इसको लिख दीजिए, फर्स्ट r ग्रेटर देन कैपिटल R, सेकंड r इज इक्वल टू r एंड थर्ड r लेस देन r। देखते हैं हर्ष, ये आउटसाइड पॉइंट, ये सरफेस, ये इनसाइड। तो फर्स्ट पॉइंट मतलब r ग्रेटर देन r। आप में से कोई आंसर करना चाहेगा, क्या बनना चाहिए, सोचो ध्यान से। ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि सारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर Center. रखा हुआ है। बस ये मैं चाह रहा था कि आप सोच के बोलो भाई, जिसमें एक छोटी सी बात समझनी है, क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ जी है। अच्छा, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इट इज डेफिनेटली गोना बिहेव एज इफ होल ऑफ द चार्ज लाइज एट द सेंटर। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। तो v कितना बन गया, r स्मॉल r, दैट्स इट। आप चाहे तो लिख के रख सकते हैं v is equal to kq by r, साथ में लिख लो। For outside points, comma, it behaves as if whole of the charge lies at center. It behaves as if whole of the charge lies at center. जैसे कि सारा चार्ज सेंटर पे लाई कर, तो डिस्टेंस स्मॉल r हो गया, आंसर बन गया kq by r। तो सेकंड पॉइंट सरफेस के लिए kq by कैपिटल R, स्मॉल r becomes equal to कैपिटल R। राइट, डन। अब बचा थर्ड, इसमें ढंग से इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैं करवाता हूं आपको। भाई मेडिकल वाले बच्चे ये ना सोचेंगे सर इतना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन क्यों करवा रहे हैं, जितना आपने कल परसों में कर लिया वो यूज होगा, ठीक है, तो आपको उतना डिफिकल्ट लगेगा नहीं अगर आप ध्यान से करेंगे तो। दूसरा, ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट आपको नहीं आना चाहिए, आपको इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। तो एक बार डिराइव कर लेंगे तो रिजल्ट याद करना आसान हो जाएगा। और जो बच्चे जेईई के पॉइंट से कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ये रिजल्ट तो मैं याद हो गई, हम लिख लेंगे बाद में भी। देखिए थर्ड पॉइंट लिखे, फॉर इनसाइड पॉइंट। अब देखिए ये सेंटर है, मान लो हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, पी पॉइंट। तो आप सब जानते हो बाहर वाला चार्ज तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जैसे +1 में अगर आपको याद हो कि एक शेल के अंदर उसकी वजह से इंटेंसिटी 0 हो जाती है, वैसे यहाँ पर है यार, अगर आप एक ऐसे शेल बनाते हो, राइट, तो उसके बाहर जो भी चीज है उसकी वजह से तो अंदर कोई कंट्रीब्यूशन आता ही नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन किसका आता है, जो ऑलरेडी अंदर पड़ी हुई चीज। तो ध्यान दीजिए, मुझे चाहिए यहां वाला चार्ज, इस चार्ज की वजह से मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकाल पाऊंगा। और बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन कैसे देखूंगा, ध्यान से सुनना। मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक जो ये डॉटेड वाला है इसके अंदर, और दूसरा जो इसके बाहर वाला है। तो जो मैं अभी बोल रहा था कि कंट्रीब्यूशन नहीं आता, वो किस में नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आता।
जो भी इस डोटेड वाले से बाहर चार्ज रह जाएगा वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन बच्चों आपने पढ़ा एक शेल के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही उसके अंदर रहता है। यानी कि एक तो पार्ट हो गया ये इस रेडियस का जिसके लिए बिहेवियर होगा जैसे सारा चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ है, और ये इससे बाहर वाला पार्ट जो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि अंदर उतना ही पोटेंशियल है जितना सरफेस पे। तो जब करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। लिखिए जरा, लिखिए जरा, let us divide this sphere into two parts. Divide this sphere into two parts. Number one, inner sphere of radius r। भाई जिस डिस्टेंस के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना था उतनी ही रेडियस का एक स्फीयर आपने अंदर अलग से कंसीडर कर लिया। इनर स्फीयर ऑफ रेडियस r for which this point lies on surface। ठीक है, inner sphere of radius r for which this point lies on surface। तो सीधा इसका पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज निकालते हैं। देखें Q इज इक्वल टू, इसके अंदर जो चार्ज है उसे मैं Q लिखना चाहता हूं, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? कैपिटल Q चार्ज r रेडियस में प्रेजेंट, कैपिटल R, राइट? कैपिटल Q चार्ज कैपिटल R रेडियस के स्फीयर में प्रेजेंट है। तो ये स्मॉल r रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, इसके लिए क्या तरीका मुझे यूज करना चाहिए? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है स्फीयर के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, तो मुझे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा। देखिए Q charge lies in the volume 4/3 pi r cube, so this becomes charge per unit volume। so charge per unit volume into मैं कितना वॉल्यूम यूज करना चाहता हूँ 4/3 pi small r cube। तो pay attention to this, charge per unit volume into the volume that I want to consider। so 4/3 pi is gone, क्या बचा? Q into r cube upon capital R cube, Q into r cube upon capital R, ये बन गया स्मॉल। ठीक है, और ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कहां पड़ा हुआ है सेंटर पे। तो भाई इसकी वजह से पोटेंशियल को लिख देते हैं V1। पोटेंशियल आएगा KQ बाय R। सो K कैपिटल Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इनटू स्मॉल r, तो बन गया KQ R स्क्वायर बाय R। प्लीज यहां तक हर कोई जरा इसे कंप्लीट कर, हर कोई समझे और कंप्लीट कर ले, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट जो था वो मैंने अंदर वाला बना दिया, जिसमें ये बिहेव करेगा जैसे सारा चार्ज सेंटर पे पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगा KQ बाय R। चार्ज कैसे निकाला? क्योंकि स्पंज गोल का, प्याज का, इन दोनों का मैं बार-बार आपको एग्जांपल देता रहता हूं, उसी के पॉइंट में से यहाँ पे सॉल्व किया कि Q upon 4/3 pi कैपिटल R क्यूब इनटू 4/3 pi स्मॉल r क्यूब, दैट्स द चार्ज इनसाइड, उसकी वजह से ये पोटेंशियल आ। ठीक है, सो समझे रिकॉर्डिंग वाले भी? भाई यहाँ पे क्या किया हमने, अब एक आउटर रीजन कंसीडर कर लिया। इनर तो डील हो गया, आउटर रीजन की इनर रेडियाई है स्मॉल r, आउटर रेडियाई है कैपिटल R। तो जो आप ये पट्टी देख रहे हैं ऐसे करके, ये वाला पार्ट एक शेल बन गया जिसकी इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस कैपिटल R। इसे कैसे डील करें, इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक बॉल है, उसके ऊपर आपने फिर से एक स्फेरिकल शेल चढ़ा दिया, उसके ऊपर एक और स्फेरिकल शेल चढ़ा दिया, ऐसे हर बार ऊपर ऊपर करके एक एक स्फेरिकल शेल चढ़ाते जा रहे हैं। So that is what we need to understand here। और ये बात हम जानते हैं किसी भी शेल के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। तो एक एक करके लिखवाता हूं, लिखिए जरा। let us consider a shell of radius। अब क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R तो ऑलरेडी यूज है, मैं x लिख देता हूं, रेडियस x and thickness and very small thickness dx।
Consider a shell of radius x and very small thickness dx. मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। एक शेल कंसिडर करो बिटवीन, पेशेंटली आप भी बनाए मेरे साथ साथ। ये देखिए एक शेल रेडियस x थिकनेस dx। ये बन गया, देखिए ऐसे। पता है इन क्वेश्चंस में ना इमेजिनेशन अच्छा होना भी जरूरी है, बनाते भी है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये ऑटोमेटिकली आपका इमेजिनेशन डेवलप करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल प्याज का लेता हूँ ना बार बार, तो आप समझ पाएंगे कि एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है। तो ऐसे ही हमने एक्स रेडियस की dx थिकनेस की एक लेयर कंसीडर करते हैं, dx थिकनेस। ठीक है बच्चों, तो अब पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज तो चाहिए, तो पहले इस शेल का चार्ज निकालना है। या चार्ज तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में है, यानी पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम। लिखिए जरा dv, क्योंकि ये पार्ट हम कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। dv मतलब वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना बन गया, याद करो शेल का 4/x² dx है ना। ऐसा मैं आपको कल भी समझा चुका हूं कि अगर आप फुटबॉल के सरफेस का एरिया देखोगे तो 4/r² यानी 4/x² बन गया। अब थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा, तो 4/x² dx। ऐसा तभी पॉसिबल है जब थिकनेस काफी कम होती है। ठीक है, अब चार्ज, इसका चार्ज कितना आएगा, dq। इसको ना d वॉल्यूम करो ऐसे, क्योंकि बाद में पोटेंशियल के लिए भी dv लिखना पड़ेगा, d वॉल्यूम। अब dq चार्ज को उसी तरह निकालना है, कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई r3। दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि Q चार्ज पूरे वॉल्यूम में पड़ा हुआ है। और ये वॉल्यूम कितना है, 4/x² dx। 4/x² dx। तो 4 से 4 कैंसिल, व्हाट डू वी गेट इज Q। देखना ध्यान से, Q ये 3 का फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो 3Q x² dx डिवाइडेड बाय r3। ठीक है ना, प्रॉपर्ली ध्यान दें। आपने चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जिसे आप कंसीडर करना चाहते थे, और वो इक्वल करके आ गया। सो दिस इज 3Q x² dx अपॉन r3। ये बन गया dq, यानी इस शेल का चार्ज। अब इस शेल का जो चार्ज है उसकी वजह से हमें पोटेंशियल देखना है। जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा वही अंदर होगा। तो लिखे पोटेंशियल dV k dq बाय x। इसकी रेडियस हमने x मानी है ना, तो k dq बाय x। तो ये वाला पॉइंट मैं अलग से लिख पाता हूं आपको साथ साथ। पोटेंशियल everywhere inside a shell is same as on surface। ठीक है, पोटेंशियल एवरीवेयर इनसाइड ए शेल इज सेम एज ऑन सरफेस। एक शेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही अंदर भी होता है। तो k dq अपॉन x आ गया। वैल्यू पुट करते हैं, k dq की वैल्यू 3 टाइम्स q x² dx अपॉन r3, और एक x यहां से आ गया। देखते जाए प्लीज ध्यान से, एक x यहां से आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसकी वजह से पावर रह गई 1। तो ये बन गया 3 टाइम्स k q x dx अपॉन r3। ये वाला पोटेंशियल सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से आया है, और मुझे किसकी वजह से चाहिए, स्मॉल r से लेकर कैपिटल R तक की सारी थिकनेस की वजह से चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये एक एलिमेंट का है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का सारा चाहिए। तो मैं ये पार्ट अब इरेज करने वाला हूँ, प्लीज आप ध्यान से देखिए क्या किया था हमने। एक अंदर वाला पार्ट को पहले ही कंसीडर कर लिया जिसकी वजह से पोटेंशियल इतना आ गया। अब आउटर में हमने एक एलिमेंट चूज किया जिस एलिमेंट की रेडियस x थी, थिकनेस dx थी, उसका वॉल्यूम आ गया 4/x² dx। उसका चार्ज निकाला, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम करके, राइट। इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया। इसमें एक और कांसेप्ट यूज हुआ कि एवरीवेयर इनसाइड द पोटेंशियल इज सेम एज ऑन द सरफेस। तो सरफेस का पोटेंशियल बनता है
के क्यू बाय रेडियस, तो बस उसे यूज कर लिया हम लोगों ने यहाँ। अब देखिए ये बन गया डीवी, हमें चाहिए ओवरऑल बी, तो क्या करें, लिख दीजिए V2 is equal to integration 3 times k cube x dx upon r cube। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां, r से कैपिटल, स्मॉल r से कैपिटल, that becomes equal to 3 times k cube upon r cube। ये टर्म कैंसिल आ गई, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x square by 2 yeah, x square by 2 and goes from small r to capital R। तो बच्चों ये बना V2 is equal to 3 times k cube by r cube, 2r cube rather, 2 को बाहर लिया तो 2r cube, और अंदर आ गया हमारे पास r square minus small r square। ठीक है, तो देखो मतलब कितना सोच समझ के काम करना पड़ता है। आपने जब इसके अंदर कहीं एक पॉइंट ऑफ किया तो आपको इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, कारण जो बाहर वाला पार्ट है वो शेल की तरह बिहेव करेगा, मतलब बहुत सारे शेल्स का कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा जिसमें अंदर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे होगा, और जो अंदर वाला पार्ट है वो सारा ऐसे बिहेव करेगा कि चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। तो हमने दोनों को यूज किया, ये इनसाइड और ये आउटसाइड। अब लिखे टोटल पोटेंशियल V is V1 plus V2। अब V1 और V2 को ऐड करना है, तो दोनों में जो चीज कॉमन है उसे बाहर निकाल रहा हूँ। K कॉमन है, Q कॉमन है और R क्यूब कॉमन है। देखिए K क्यूब और R क्यूब यहाँ भी है, इस पार्ट को मैंने कॉमन निकाल दिया, इनटू यहाँ से आया R स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया 3/2 टाइम्स ये 3/2 टाइम्स R स्क्वायर माइनस 3/2 टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर। देखिए प्लीज, ये तो बन गया सीधा r स्क्वायर, ये बन गया 3/2 टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर माइनस 3/2 टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर। सो दैट मेक्स इट k क्यूब बाय r क्यूब। ठीक है, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो 2 है उसे एलसीएम कंसीडर कर दो, बाहर निकाल दो, 2 एलसीएम बना दिया तो अंदर क्या आया 2r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, या वैसे भी कर सकते थे माइनस 3/2 प्लस 1 इज माइनस 1/2, तो r स्क्वायर बाय 2 बोलना वन एलसीएम। सो ये बन गया k क्यूब बाय 2r क्यूब इनटू 3 टाइम्स r स्क्वायर, इनको देखो माइनस r स्क्वायर। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है जो याद करो, k क्यूब बाय 2r क्यूब इनटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बच्चों को लगता है कि बड़ा अजीब सा आ गया, कैसे याद होगा, अभी याद करवा दूंगा, टेंशन ले लो, अभी याद हो जाएगा अगले 2 मिनट में। बस इतना समझो कि ये जो डेरिवेशनल पार्ट आपको करवाया जाता है ये समझ बढ़ाने के लिए करवाया जाता है कि अच्छा ऐसे में कैसे सोचना है। तो जो जेई वाले बच्चे हैं उनको ये अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी पड़ती है, मेडिकल वालों की थोड़ी कम भी हो तो भी चलता है, क्योंकि उनका जो पेपर आता है वो ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड और सुपरफिशियल सा होता है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से काम चल रहा है। जब एम्स का पेपर होता था ना वो होता था फंडू, अब तो ठीक है, मतलब ओके ओके। तो देखिए ध्यान से, एक्सप्रेशन को कैसे याद करना है, k क्यूब बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कहां से आया, एक बार वैसा एक रिजल्ट इसका साथ साथ कवर अप कर लीजिए फिर याद हो जाएगा। लिखिए पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस V इज इक्वल टू, याद है आपको कितना होता है k क्यूब बाय r, मानते हो सरफेस पे होता है k क्यूब बाय r। अब निकालो सीधा पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पे पोटेंशियल, इसको S लिख रहा हूँ सरफेस, इसको सेंटर लिख रहा हूँ C। यहाँ देखो बताओ जरा, अगर मुझे सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, बोलो बोलो शाबाश। अरे स्मॉल r कहां से डिस्टेंस है, सेंटर से तो डिस्टेंस है, अगर आप चले ही सेंटर पे जाओ तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सभी ध्यान से सुने, 0। आपने स्मॉल r सेंटर से तो डिफाइन किया है, अगर आप
सेंटर में पोटेंशियल देखना चाहेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो स्मॉल आर को 0 पुट करोगे, जैसे से 0 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, k क्यूब बाय 2r क्यूब और साथ में यहां से आ गया 3r स्क्वायर, तो ये बन गया 3 टाइम्स k क्यूब बाय 2r। देख पा रहे हैं 3/2 का फैक्टर आ गया, k क्यूब बाय r आ गया। क्या ये 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस है? यस और नो? यस सर। सर तो मैं यहाँ से आपको वापस लेके जाऊंगा इसे याद करवाने के लिए। तो पहले मेरे हर बच्चे को ये बात समझानी चाहिए कि देखो अगर तो खाली था अंदर से तो अंदर हर जगह उतना ही पोटेंशियल जितना सरफेस पे है, और अगर अंदर से वो भरा हुआ है स्पंज बॉल की तरह, प्याज की तरह, तो सेंटर में जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस वाले पोटेंशियल से 1.5 गुना होगा। ऐसे बातें याद होती है। 3/2 का मतलब 1.5 गुना, तो सरफेस की बजाय सेंटर पे कितना हो गया 1.5 गुना, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसीलिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। क्या ये फैक्टर याद हो गया 3/2 का? यस और नो? यस हो गया सर ठीक है। तो अब देखो इससे मुझे एक सपोर्ट मिल गई कि मेरे इस रिजल्ट में न्यूमरेटर में 3 आएगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा। न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 2, राइट? और हर बार जो एक्सप्रेशन है वो कुछ k क्यूब बाय r टाइप होना चाहिए। एक बार फिर से ऐड करना इसी, ठीक है, अगर आप करोगे तो मैं दोबारा ऐड कर दूंगा आपको। तब तक बाकी देखते रहे। ओवरऑल एक्सप्रेशन k क्यूब बाय r टाइप कुछ आएगा, है ना? तो न्यूमरेटर में जो पावर है उससे डिनोमिनेटर की पावर 1 ज्यादा होगी, न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर की पावर 1 ज्यादा होगी। तो न्यूमरेटर में r स्क्वायर आ रहा है, डिनोमिनेटर में r क्यूब आ रहा है, ठीक है? न्यूमरेटर में r स्क्वायर, डिनोमिनेटर में r क्यूब, याद हो गया? अब k क्यूब तो आएगा ही आएगा, k क्यूब तो याद था ही, ऊपर 3 का फैक्टर, नीचे 2 का फैक्टर, ऊपर r स्क्वायर, नीचे r क्यूब, तो काफी आसान लगेगा। k क्यूब बाय 2r क्यूब into 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, राइट? तो becomes comparatively easier, k क्यूब बाय 2r क्यूब into 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दैट्स इट। आपको ये याद करना है मेरे साथ साथ अभी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्टली यूज होता है। तो k क्यूब बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखो इस डेरिवेशन की बहुत बड़ी एडवांटेज और बताता हूं आपको, सेम चीज ग्रेविटेशन के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। अगर एक बड़ा सा जैसे अर्थ है, अर्थ के अंदर सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई आपसे पूछ ले कि पोटेंशियल क्या होगा, इसका क्वेश्चन आएगा इसकी वेलोसिटी का, तो पोटेंशियल कितना होगा, तो यही होगा। वहां पे q k की बजाय आ जाएगा g, q की बजाय आ जाएगा m, तो gm बाकी से gm बाय 2r क्यूब into 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा साथ में, क्योंकि आपको याद होगा वहां पे फोर्स अट्रैक्टिव होती है हर जगह, तो नेगेटिव साइन आता है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और याद करना है, k क्यूब बाय 2r क्यूब into 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आप एक बार इसे क्विकली रिवाइज करो, मैं आपकी अटेंडेंस कर लेता हूं। तो मैं अर्नब बहुत सारी चीजें हैं, क्या बताऊं, अभी क्लास में डिस्कस नहीं करना चाह रहा। जैसे बच्चे एंटर होके कुछ उल्टा सीधा करने लगते हैं क्लास के अंदर, एक दूसरा आप सोचो, मतलब हमने क्लासेस कब शुरू कर दी थी? अप्रैल, मार्च, बिगनिंग में स्टार्ट हो गई थी ना, 26 मार्च। हाँ, तो सोचो अब तक भी बहुत सारे बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं। मुझे इतना कहना पड़ रहा है, मतलब वो टाइम नहीं है कि मैं छोड़ के बैठ जाऊं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने एक एक महीना क्लास करी फिर निकल लिए, तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही निकाल दूं। तो पर फिर ये लगता है कि नहीं, यू शुड नॉट लूज योर ग्रेस। पर ये चीज पता नहीं बच्चे और पेरेंट्स की तरफ से आनी बंद हो गई है। मैं नहीं कह रहा सबकी वजह से, बट बहुत सारे बिल्कुल इस बात को नहीं समझते कि भाई ये जो सामने पढ़ा रहा है, ही आल्सो डिजर्व सम ग्रेस। तो वो मैं ये बातें बस क्लास में कहना नहीं चाह रहा, किसी किसी को ज्यादा बुरी लग जाती है, बट कोई बात नहीं। अब वापस आते हैं इधर, पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो क्या बना, k क्यूब बाय 2r क्यूब into 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब यहाँ पे याद करने का तरीका क्या समझाया, अगर आप सेंटर पे फाइंड करना चाहते हैं तो आ जाता है k क्यूब बाय r, और सरफेस में सरफेस में फाइंड करते हो तो k क्यूब बाय r आ जाता है। सेंटर पे जाते हो तो 3/2 टाइम्स यानी उसका 1.5 गुना, ये डायरेक्टली याद करने के लिए बोला, और 3/2 का फैक्टर याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा,
कि KQ/2R³ और अंदर 3R² - R²। दैट्स इट। अब इसे प्लॉट करते हैं, लिखिए सर, टू प्लॉट द वेरिएशन, टू प्लॉट द वेरिएशन। समझें? V वर्सेस R, ये कैपिटल R है। अभी देखिए सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो सरफेस से ज्यादा है, ये मान लो सरफेस हो गया, दैट इज KQ/R, और यहां से 1.5 गुना, ये है ना जैसे इतना इतना ही ऊपर, ये बन गया 3/2 टाइम्स KQ/R। देखिए प्लीज, ये जैसे 1 2 3 3 यूनिट बना दी ना, सरफेस पे कितना है KQ/R, और इससे 3/2 टाइम्स है सरफेस सेंटर के ऊपर। तो सेंटर का यहां से शुरू होगा और ये देखो ऐसे जाता है, हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे करके बनेगा, आउटसाइड बिहेव्स एज इफ वन ऑफ द चार्ज लाइज एट द सेंटर, तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी बनती है KQ/R। तो यहाँ ये ऐसे आता है, ऐसे कर, सो दिस इज द वेरिएशन, काइंडली ड्रॉ इट। इसका स्लोप ऐसे करके इंक्रीज करता है, फिर यहाँ डिक्रीज करता है। सो दिस इज द variation of potential with distance from uniform volume distribution of charge। ठीक है, can I erase it? चलो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, electrostatic potential, electrostatic potential due to an electric dipole, due to electric dipole। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में क्या है, जैसे -Q + Q, सेंटर अब इधर भी है इधर भी है, और यहां से R डिस्टेंस, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P चूज करते हैं। तो आप जानते हैं ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हुई आगे बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर है, वहां पर आपको पोटेंशियल फाइंड होगा। तो बनाए प्लीज, -Q + Q A, ये R। ये CBSE पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, पिछली डेरिवेशन सिर्फ कंपटीशन की थी, ये CBSE की। तो लिखिए जरा, कंसीडर ए पॉइंट P on the line joining charges, consider point P on the line joining charges at a distance R from, at a सर एक बार distance, रिपीट कर, सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी वॉइस क्रैक हो गई सर। consider point P on the line joining charges, on the line joining charges at distance R, at distance R from the center of electric dipole, from the center of electric dipole। ठीक है, from the center of electric dipole, ये आ गया आपके पास। अब क्या कर रहे हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो लिखिए जरा, और डिस्टेंस भी देख लो ध्यान से, पॉजिटिव से डिस्टेंस आ जाएगा R-A और नेगेटिव से आ जाएगा R+। वो आप क्लियरली देख सकते हैं, पहले भी यूज कर चुके हैं। दिस इज A, दिस इज R, so this becomes R-A and this becomes R+A। so लिखिए, potential due to positive charge V1, potential due to positive charge उसे आप लिख देंगे V1, so that is equal to KQ by ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है R-। याद रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ
एक वैल्यू होती है जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो लिखे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज V2। अब आपको ये बताया कि जब आप पोटेंशियल का यूज करेंगे तो उसमें चार्ज का साइन भी यूज होगा। सो माइनस ऑफ के क्यू बाय आर प्लस के, ठीक है, के क्यू बाय आर माइनस है, माइनस ऑफ के क्यू बाय आर प्लस के। तो अब टोटल पोटेंशियल निकालते हैं, लिखिए हेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। याद रहे हम पोटेंशियल्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम पोटेंशियल्स को ऐड कर रहे हैं, एक पोटेंशियल पॉजिटिव और दूसरा पोटेंशियल नेगेटिव। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, वैल्यूज पुट करते हैं। V1 आ गया KQ अपॉन R माइनस A और V2 आ गया माइनस ऑफ KQ बाय R प्लस KQ बाय R माइनस A माइनस ऑफ KQ बाय R प्लस A। करते जाएं, KQ कॉमन आ गया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एलसीएम बन गया, KQ कॉमन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एलसीएम। अब देखिए R प्लस A इधर आ गया और माइनस ये जो R माइनस A है, देखो माइनस साइन के बाद R माइनस A भी आता है। इसमें आप समझ सकते हैं नेगेटिव साइन होने की वजह से R नेगेटिव हो गया और A पॉजिटिव, ठीक है, R प्लस A R माइनस A, तो माइनस R प्लस A बन गया। अब इसमें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देख सकते हैं R गेट्स कैंसिल, R कैंसिल 2a अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, इट्स KQ into 2a डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। एंड आई होप यू स्टिल रिमेंबर कि जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल की डेंसिटी होगी तो P के फॉर्म में रिजल्ट आएगा। शाबाश, तो बन जाएगा KP बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो लिखिए सभी, this is an important derivation from board point of view. So Kp by R square minus A square. Right बच्चों? तो आप देख सकते हैं इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, R is always greater than A, तो उस केस में आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक बात सोच के बताओ यार, क्या एक डायपोल की वजह से जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उस पे चार्जेस के बाहर हर जगह पोटेंशियल पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है। नो सर, हाँ, कहाँ नेगेटिव आएगा, सर माइनस क्यू के लेफ्ट में। शाबाश। अभी आप प्लस क्यू के पास हैं इसीलिए आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। अगर आप नेगेटिव क्यू के पास चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो उस केस में यही आंसर नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के पास पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के पास पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। आई होप ये ठीक से क्लियर हुआ आपको। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फटाफट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर। हाँ जी, सेंटर पे कितना पोटेंशियल बन जाएगा, सोचिए जरा, सेंटर, सेंटर मतलब दोनों से इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इट इज लाइक माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर आ गया, इधर भी ए इधर भी ए, ठीक है, दोनों ए। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा जीरो, बिकॉज KQ by A due to positive charge and minus KQ by A due to negative charge, and this becomes zero। चाहे ऐसे लिख सकते हो, यानी कि हर उस पॉइंट के ऊपर जो दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे है पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सेंटर तो पक्का ही हो गया, जीरो आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, इक्वेटोरियल लाइन हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, ये बनती है इक्वेटोरियल लाइन, बीचों बीच बिल्कुल सीधी। तो इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ऑफ करो, जितना डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से उतने डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से, तो दोनों से डिस्टेंस सेम हो गया, दोनों का पोटेंशियल जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ओवरऑल पोटेंशियल कितना, जीरो। अब ये सिर्फ लाइन नहीं है, ध्यान देना, लाइन नहीं है सिर्फ, ये ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज दिख रहा है पीछे आपको, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, इनके बिल्कुल बीच में ऐसे पूरा एक प्लेन बनाया जा सकता है, पूरा प्लेन, ठीक है ना।
तो एक चार्ज की वजह से जितना डिस्टेंस इधर उतना इसकी वजह से भी इधर। तो सेंटर पॉइंट से शुरू करके पहले आपको समझाया कि लाइन बनाई जा सकती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, फिर आपको बताया कि अरे लाइन नहीं, ये पूरा प्लेन बनाया जा सकता है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? इसके इधर और इधर आप पॉइंट्स कंसीडर करेंगे तो इस प्लेन के ऊपर हर जगह पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो स्टार मार्क करके लिख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल due to electric dipole is zero at equatorial points. आप जानते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं। 0 at equatorial points. ठीक है, और साथ में लिख दीजिए ब्रैकेट में इनफैक्ट इक्वेटोरियल प्लेन। सो दैट वाज टू बी अंडरस्टूड। आई होप आप सबको ये बातें समझ में आई अच्छे से, जो आज पढ़ा हमने लाइन की वजह से, रिंग की वजह से, राइट, और फिर शेल की वजह से, और फिर स्फीयर की वजह से, और फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आप लोगों ने पोटेंशियल फाइंड आउट किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं।